हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ज्ञान विद्युत जीएस अकेडमी का। उसी का मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आया हूँ। इससे पहले एक और सेट हो गया है और प्लेटफॉर्म का तो बहुत सारा सेट हुआ है, उसको भी लगा लीजिएगा आप जाकर। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा ये भी एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मैं भी आपके लिए हेल्प करता रहूं। और मुझे भी आप थोड़ा सा हेल्प करते रहिए ताकि हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानना है। ये दिया है जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक उसका प्रकार दिया है, मतलब कौन कौन श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसमें एक तरफ का उत्तोलक है और एक अलग दिया है। तो इसमें हैंड पंप, पिलास और सीडीसी, ये जो तीनों दिया है ये तीनों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। लेकिन जो ऑप्शन बी में चिमटा दिया है यह है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो ऑप्शन इसमें क्या है क्वेश्चन में कि भिन्न को पहचानना है, तो ये हमें भिन्न दिखाई दिया जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, और बाकी ये तीनों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश में तो मतलब परिवर्तित करता ही है, साथ में ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। तो ये कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, मोमबत्ती हो जाएगा। ऑप्शन ए में है विद्युत सेल। विद्युत सेल किसको परिवर्तित करता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन इसमें कथन सही दिया है और कौन गलत दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। बोल रहा है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण जो काल है बढ़ती है। तो किसी किसी अगर उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाइएगा तो उसका जो परिक्रमण चाल होता है वो बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन जो बी दो है, दो में दिया है कि किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने पर परिक्रमण जो काल होता है वो बढ़ता है। तो ये भी गलत दिया है क्योंकि ये भी घटता है। और ये क्यों घटता है? तो इसका जो होता है एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है इसका कि परिक्रमण जो काल होता है, परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि। मतलब परिधि होता है कक्षा की परिधि, और बाटा में होता है कक्षा की चाल, माने कक्षीय चाल होता है। तो कक्षा की परिधि और कक्षा की चाल होता है। तो ऑप्शन ए एक में दिया है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने पर उसका परिक्रमण काल क्या होगा। तो ये अगर कक्षीय चाल बढ़ेगा तो ये क्या होगा? तो ये घटेगा। अब ऑप्शन दो में दिया है कि किसी उपग्रह की परिधि घटाने पर, अगर परिधि घटाइएगा तो ये थोड़े है कि काल जो कक्षीय चाल है, कक्षीय ये जो परिक्रमण काल है ये घटेगा, ये घटेगा ना, ये बढ़ेगा नहीं, ये भी घटेगा। अगर ये घटाइएगा परिधि तो ये भी घटेगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि द्रव का प्रवाह वेग और उसके क्रांतिक वेग से, यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करता है? तो उसकी घनत्व पर निर्भर करता है। अगर इसी में बोल देगा कि जो प्रवाह का वेग है क्रांतिक वेग से कम होगा तब किस पर निर्भर करता है? तो तब श्यानता पर निर्भर करेगा। अगर प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो उसके घनत्व पर, और प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होगा तो श्यानता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है? तो इसमें असत्य हमें चुनना है। तो इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, तो ये गलत है। ऑप्शन ए में ही हमें गलत मिल गया। तो बाकी जो होगा वो सही होगा क्योंकि ऑप्शन में बी में दिया है यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है, तो ये सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था तो ये भी सही है। यह फोटोन की बनी होती है तो ये भी सही है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो धनात्मक नहीं होती है बल्कि ये उदासीन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण अधिक दूर तक सुनाई देती है। नेक्स्ट, तापगति का प्रथम नियम का संबंध किससे है? तापगति का जो प्रथम नियम किससे संबंधित है? ते ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है तापगति का प्रथम नियम। और तापगति का जो और एक होता है आपको ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी का जो नियम होता है उसमें जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है, और जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है वो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा बतलाता है। ये नेक्स्ट देखते हैं हम। कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देगा? तो कांच के लेंस को जो पानी में डुबाइएगा तो लेंस की जो क्षमता है वो घट जाती है, और लेंस का क्षमता पानी में डुबाने पर घट जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक इसका जो है घट जाता है। इसी कारण जो लेंस की क्षमता है वो घट जाती है, और इसकी फोकस जो दूरी है वो बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अपवर्तनांक घट जाएगा। पूछेगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब पानी का अपवर्तनांक पूछेगा तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान इसमें क्या होगा? जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का जो मान है वो समान रहेगा। क्या होगा? विद्युत धारा का मान तो समान रहता है। और जो प्रतिरोध होता है इसे श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का जो मान है वो समान होता है, लेकिन इसका जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को सजाइएगा तो उसका विद्युत धारा समान और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, और अगर यही समानांतर क्रम में सजाइएगा तो विभवांतर समान और विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है इसका मान अधिकतम प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। चुंबकीय फ्लक्स का स्थायी मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका स्थायी मात्रक मैक्सवेल होता है या वेबर होता है। दो होता है, एक मैक्सवेल या वेबर चुंबकीय फ्लक्स का स्थायी मात्रक होता है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का होता है। चुंबकीय प्रेरण का स्थायी मात्रक गाउस होता है। क्या होता है? गाउस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए 2 8 है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। तो इसलिए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकलेगा तो 2 8 2 होता है, लेकिन एक कोर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो कोर इलेक्ट्रॉन ये हमारा होता है बाह्य कक्षा को छोड़कर, तो 2 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? तो ये अणु के रूप में रहते हैं तो ये सही है। इसके क्वथनांक और दोलनांक निम्न होता है तो ये भी सही है। ये जल में घुलनशील होते हैं तो ये जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जबकि ये जल में अविलेय होते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं जल में। और यह जबकि और यह जो है सहसंयोजी यौगिक तो कार्बनिक यौगिक में विलायक की तरह होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है, और लेकिन जो इसमें दिया है कि जल में घुलनशील होता है तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नदी का गंदा जल उदाहरण है। नदी का गंदा जल उदाहरण है किसका? तो निलंबन विलयन का उदाहरण है नदी का गंदा जल। नेक्स्ट, चार्ल्स के नियम का अचर माने कांस्टेंट क्या होता है? तो चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या होता है? तो दाब होता है। और एक होता है बॉयल के नियम। बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट होता है? तो बॉयल में ताप होता है। और आयतन किस नियम में होता है? तो दाब के नियम में आयतन स्थिर रहता है, और गैस के नियम में परिमाण स्थिर रहता है। नेक्स्ट, बोरेक्स अयस्क है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है बेंजोइक अम्ल। एक है ऑप्शन ए में ग्लूटेमिक अम्ल, यह किस में पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल यह सारेल के वृक्ष में पाया जाता है और टमाटर में भी पाया जाता है। एसिटिक अम्ल खट्टे फलों के रस में पाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट,
आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो ऊपर से नीचे जाइएगा तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति का मान है वो क्या होता है? तो घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। और इसी में अगर पूछेगा कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता ये क्या होता है? तो बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएगा तो परमाणु का आकार और विद्युत जो धनात्मकता है वो बढ़ेगा, और जबकि जो आयनन ऊर्जा और जो विद्युत ऋणात्मकता है वो घटता है। तो कौन कौन घटता है? तो एक आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और एक इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति, ये घटता है ऊपर से नीचे जाने पर। और ऊपर से नीचे जाइएगा तब बढ़ता क्या है? तो परमाणु का आकार बढ़ेगा और विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक्वा मिश्रण है। एक्वा किसका मिश्रण है? तो एक्वा मिश्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक नहीं, यह नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। और यह किस अनुपात में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। तो 3:1 में इसका मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन बी में है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी में है अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। और है ट्रेविरेनस, इनको क्या कहा जाता है? तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट, स्टोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? स्टोमा किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो स्टोमा जो होता है यह लवक में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, म्यूटॉन इकाई है। म्यूटॉन किसकी इकाई है? तो म्यूटॉन जो इकाई है ये उत्परिवर्तन की इकाई है। एक है ऑप्शन ए में दिया है जीवन के कार्य। जीवन के कार्य का इकाई क्या कहा जाता है? तो इसे सिस्टोन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। उत्सर्जन किससे होता है? तो किडनी से होता है। तो उत्सर्जन का इकाई पूछेगा तो नेफ्रॉन होगा, या किडनी का इकाई नेफ्रॉन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? तो गेहूं, मक्का, तो गेहूं किस मौसम में उगता है? तो गर्मी के मौसम में उगता है। तो गेहूं ग्रेमिनेसी का पौधा है। ऑप्शन ए में दिया है लिलियेसी। लिलियेसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो लहसुन प्याज आता है। ऑप्शन बी में मालवेसी दिया है। मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल आता है। डी में है पालमी। पालमी में कौन कौन आता है? तो सुपारी जो पान में खाते हैं लोग, सुपारी, ताड़, उसके बाद नारियल, खजूर, ये जो है किस में आता है? तो पालमी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का जो नर भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पुंकेसर कहा जाता है, पुष्प के नर भाग को। और ऑप्शन बी में जयांग है और ऑप्शन सी में वर्तिका है। ये जो दोनों है ये मादा जननांग है पुष्प का। नेक्स्ट, बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो बालू में उगने वाले पौधों को सेमोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है एरिमोफाइट्स। एरिमोफाइट किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान या स्टेपी घास के मैदान जो होता है उसमें उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया है लिथोफाइट। लिथोफाइट किसे कहते हैं? तो चट्टान पर उगने वाले पौधों को। ऑप्शन सी में दिया है हीलोफाइट। हीलोफाइट किसे कहते हैं? तो ये दलदल में जो पौधा उगता है उसे हीलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, काइटन डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? तो काइटन डोरिस इत्यादि ये मोलास्का संघ का जीव है। नेक्स्ट, वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? वसा का जो इमल्सीकरण होता है वह पित्ताशय में होता है। और जो इसमें ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है यकृत। यकृत क्या है? तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। और सबसे जो ये छोटी आंत है, छोटी आंत में क्या होता है? तो भोजन जो है अधिकतर देर तक किस आंत में रहता है? तो ये छोटी आंत में ही रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है?
तो जो गोनोरिया रोग है ये विषाणु से नहीं बल्कि ये जीवाणु से होने वाला रोग है। बाकी ट्रेकोमा, गलसौथ और हर्पीज ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो एसटीएच हार्मोन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें कौन सा विकल्प जो दिया है वो असत्य दिया है? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन ए में है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, ये सही है। सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार पीके मिश्रा दिया है, जो गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है वो कौन है? तो वो तरुण कपूर है। कौन है? तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में जनजातियों का विशेष कोष जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो जनजातियों का विशेष कोष जारी करने वाला पहला राज्य ये उड़ीसा है। नेक्स्ट, काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट, 18वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो हमारा देश अभी हाल ही में भारत ने किया है। और यह किस क्रम का था? तो 18वें क्रम का था। और इसका पूछेगा कि जो थीम था वो थीम क्या था G20 का? तो हिंदी में होगा वसुधैव कुटुंबकम। क्या होगा? हिंदी में होगा वसुधैव कुटुंबकम। और इंग्लिश में यही पूछ देगा, तो इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर होगा। और जो ये G20 आयोजन हुआ भारत में, इसमें एक संघ को शामिल किया गया है। पहले ये G20 था, अब G21 हो गया। क्या हो गया है? अब G21 हो गया है, क्योंकि इसमें जो अफ्रीकी संघ है उसको शामिल कर लिया गया है। किसको? अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद G21 हो गया। और जो इसका G20 का जो 2024 का सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? तो 2024 का जो सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता सौंपा गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ब्राज़ील को सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और ये जो G20 आयोजन है पूछेगा कि 18वां तो हो गया भारत में, पूछ देगा कि 17वां कहाँ हुआ था? तो 17वां हुआ था इंडोनेशिया के बाली में 2022 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जब नोट तैयार हुआ था तो उस वक्त तो भारत का स्थान 107 था, लेकिन अभी वर्तमान में जारी आंकड़ा हुआ है जिसके अनुसार भारत में हंगर इंडेक्स में भारत जो है, हंगर इंडेक्स में भारत 111 पे हो गया है। इसी से आप अनुमान लगा रहे होंगे कि सरकार कितना सच्चाई बोलती है, और उससे भी सच्चाई कौन बोलता है? तब मीडिया हमारे देश की। इसके चलते भारत की जो मीडिया है विश्व में 161वें नंबर पर पहुंच गई है। पहले 150 था, अब 161वें नंबर पर सच्चाई के चलते बैक में हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में कौन सा देश जुलजाम रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया है? तो कौन सा राज्य दिया है? तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश ने दिया है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल अचंत को दिया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो 2022 में एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और इसका पहले नाम क्या था? तो इस पुरस्कार का जो नाम था पहले राजीव गांधी था, और इसकी वर्तमान में जो इसकी पुरस्कार राशि है कितना है? तो 25 लाख रुपए है। नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 को में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है। तो किसमें भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है? तो कुश्ती में प्राप्त हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और शुभंकर क्या था? तो पेरी द बुल शुभंकर था। और मोटो क्या था इसका 22वां राष्ट्रमंडल का? मोटो इसका था सपोर्ट इज जस्ट द बिगिंग। और इसमें भारत ने कितना पदक जीता है? तो भारत ने 61 पदक जीता है और 22 गोल्ड जीता है, 22 गोल्ड और 61 टोटल 61 पदक जीता है। और भारत की जो रैंक था वो कितना था? तो चौथा भारत का रैंक था।
नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देविका रंगाचारी है। ऑप्शन ए में दिया है आलोक चक्रवाल। आलोक चक्रवाल की पुस्तक कौन सी है? तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक ऑन फील्ड बैल्स है। ऑप्शन बी में दिया है ऋचा मिश्रा। इनका पुस्तक कौन सा है? तो इंडिया ऑयल स्टोरी है। ऑप्शन डी में है प्रेम रावत। इनकी पुस्तक कौन है? तो हियर योर सेल्फ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? तो तम्पारा झील कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कब? तो डिजिटल रेडियो जो डिजिटल रेडियो है इसको 2024 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2021 को। नेक्स्ट, कार्बिलान कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? कार्बिलान कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो जो टाइम कीपर शब्दावली है यह एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे? एथलेटिक्स से टाइम कीपर शब्दावली संबंधित है। और कुछ हम लोग शब्दावली देख लेंगे। एक है बंक, पोलो खेल है। पोलो खेल से, ये ऑप्शन ए में दिया है पोलो खेल। पोलो खेल से कौन कौन सा शब्दावली है? तब बंकर, चक्कर, माइलेट, बंडर, चुक्का, एरिस, ये सब पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन थी में क्या दिया है? ऑप्शन बी डी में है कुश्ती। कुश्ती से कौन कौन है? तो डबल फाल्ट, मैट ब्रिज, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, हाफ नेशनल, ये सब कुश्ती से संबंधित है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया था? तो 2021 को विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन छूट गया था। और इसी में अगर पूछेगा कि देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और 2022 को कुटीर मत्स्यिकी मतलब मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 को घोषित किया गया है। और मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को। और जो 2024 है उसको उष्णगढ़ माने उष्णगढ़ मतलब बोला है संयुक्त राष्ट्र ने कि मतलब ये जो 24 साल है वो अधिक गर्म रहेगा, तो उष्णगढ़ों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑप्शन मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है। ऑप्शन 46 है, ये भी है क्या? कार्बिलान कप का संबंध किस खेल से है? कार्बिलान कप का संबंध किससे है? तो ये टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो यह जो परिभाषा है ये रॉबर्टसन का है। किसका है? रॉबर्टसन का है। एक है सिलिगमैन। इन्होंने क्या कहा था? तो मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वॉल स्ट्रीट का किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो जो मुंबई का सुपरमार्केट है उसका वॉल स्ट्रीट नाम है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक छोटा सा एक हेल्प मेरा पहुंच सके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? तो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित जानकी रमन समिति है। ऑप्शन ए में है जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति से कौन सी समिति संबंधित है? तो स्वामीनाथन समिति संबंधित है। ऑप्शन सी में दी है बेरोजगारी। बेरोजगारी के अनुमान, यह किस समिति से संबंधित है? तो यह दांतेवाला से संबंधित है। कृषि साख, यह किस समिति से संबंधित है? कृषि साख, तो खुसरो समिति से कृषि साख संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवपषाणकालीन बस्ती नहीं है? इसमें कौन सा है जो नवपषाणकालीन नहीं है? तो सराय नाहर राय जो है ये नवपषाणकालीन नहीं है बल्कि ये मध्यपषाणकालीन
बस्ती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन इसमें छांटना है कि कौन सही है और कौन गलत दिया है। ऑप्शन ए में है आर्य का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, तो ये गलत है क्योंकि आर्य का जो जीवन प्रारंभिक जीवन है वो पशुपालन पर आधारित था, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत दिया है। ऑप्शन 2 में है आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, तो ये सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति के पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन थे। तो इस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कब, तो 322 ईस्वी में। उदयन, उस ऑप्शन ए में दिया है उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। इसका शासनकाल कब से कब था, तो इसका शासनकाल 460 से 444 बीसी था। उसके बाद बिंबिसार है। बिंबिसार, क्वेश्चन आता है कि किस शासक के कार्यकाल में जैन और बौद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मतलब एक साथ थे, तो बिंबिसार के शासनकाल में। और अशोक जो है ये तो महान शासक था, और इसी ने एक इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है, तो कलिंग आक्रमण है जो 261 बीसी में हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसली थी जो वर्तमान उड़ीसा में है। इसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और मार काट ये सब छोड़ दिया था। लेकिन ये शासक कब बना था, तो 269 बीसी में ये शासक बना था। 261 बीसी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, तो कुषाण काल में मूर्ति पूजा का आरंभ है, मंदिर बनाने का, दोनों का माना जाता है कब, कुषाण काल में। और कुषाण काल के शासक जो थे उनके कौन सी उपाधियाँ थी, तो देवपुत्र। ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, कुषाण काल के शासक, तो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा साहित्य गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन कौन सा साहित्य इसमें है, तो मृच्छकटिकम जो है ये गुप्तकालीन है। ऑप्शन ए में है ललित विग्रह। ललित विग्रह जो है यह किस ललित विग्रह जो है इसके जो मतलब कवि है वो कौन है, इसके रचयिता, तो कवि सोमदेव कौन है इसके रचयिता कवि सोमदेव है, जो किस राजा के दरबार में रहते थे, तो बिसल देव या विग्रह राज जो थे शासक चौहान वंश के, उनके दरबार में ये रहते थे। एक है सूर्य शतक। सूर्य शतक इसके रचयिता कौन है, तो सूर्य शतक के रचयिता मयूर है। इसके रचयिता कौन है, सूर्य शतक के मयूर है। ये किस कालीन थे, तो ये हर्ष मतलब जो हर्ष का शासनकाल था उसके समय ये थे। एक और जो ये मृच्छकटिकम है इसके जो रचयिता वो कौन है, तो मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक है, और यह गुप्तकालीन के शासक के समय थे। नेक्स्ट, सल्तनत काल का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था वो कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक था। ये बहुत मतलब सल्तनत काल में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन ये कोई भी काम करता था तो इसका काम सफल नहीं हुआ था, जिसके चलते जो बदायूनी इतिहासकार था उसने कहा था कि जो शासक है मतलब जो राजा है, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। बदायूनी ने इसके मरने के बाद ये कथन कहा था। ऑप्शन बी में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था, ये कल्याणकारी कार्य किया था, मतलब अच्छा काम किया था कुछ, तो इसीलिए इसको अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। और जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी सल्तनत काल का जो सबसे लंबा कार्यकाल मतलब किस शासक का था, तो वह बहलोल लोदी का ही था, जो लोदी वंश का संस्थापक था। और दिल्ली सल्तनत का पूछेगा संस्थापक कौन था, तो ऐसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, और इल्तुतमिश जो है इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है, तो ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानना चाहते हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये किसने लिखा था, तो ये बाबर ने लिखा था। और बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो इसका मुख्य जो आक्रमण था वो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 था।
और बाबर के द्वारा प्रमुख जो युद्ध लड़े गए थे, एक 1526, फिर 27, 28 और 29, ये प्रमुख 4 युद्ध थे और 30 में ये मर गया था। तो इसका जो ट्रिक है युद्ध का, ट्रिक है, लिख लीजिएगा आप, बोल रहे हैं हम कि ट्रिक था कि पानी पियो, खाना खाओ, घर जाओ, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और मर जाओ, यही ट्रिक था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानावा का युद्ध 1527 में, और इसका ट्रिक क्या था? तो ट्रिक था, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छा से लिख लीजिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तब पानीपत, पहला पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और मर जाओ। पानी पियो से पानीपत 1526, खाना खाओ से खानावा का युद्ध 1527, चाय पियो से चंदेरी का युद्ध 1528, उसके बाद घर जाओ से 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में मर जाओ से बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प लॉर्ड काइनिंग से संबंधित नहीं है? कौन सा जो विकल्प है लॉर्ड काइनिंग से संबंधित नहीं है? तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत ये लॉर्ड काइनिंग है इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी, ऑप्शन जो लॉर्ड काइनिंग नहीं होगा। पोर्टफोलियो जो है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प लॉर्ड काइनिंग से संबंधित नहीं है? लॉर्ड काइनिंग से पूछ रहा है, तो संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो जो वुड डिस्पैच है ये लॉर्ड काइनिंग से संबंधित नहीं है, बल्कि लॉर्ड डलहौजी से के कार्यकाल में वुड डिस्पैच शिक्षा का आया था। इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो गया, क्वेश्चन मैंने उल्टा समझ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो बिहार था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 20वां नेटिव इन्फेंट्री से हुई थी, लेकिन जो मंगल पांडे थे वो मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। और जो क्रांति है 1857 की क्रांति वो 10 मई की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी मेरठ से। तो उसको शुरुआत किसने किया था? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो था उसी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिडॉल्फ इन हिंदुइज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तब भीमराव अंबेडकर जी है। और उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक कौन सा है? तब डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अरविंद घोष, इनका पुस्तक कौन सा है? तब वंदे मातरम है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका पुस्तक कौन सा है? तो सत्यार्थ प्रकाश इनका पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें कौन सा विकल्प जो है वो गलत दिया है, तो इसे छांटना है हमें। इंडियो एसोसिएशन, ये एस.एन. बनर्जी ने इस संगठन की मतलब स्थापना किया था। शारदा सदन रामाबाई ये संबंधित है शारदा सदन से। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक जो पार्टी है इससे नारायण मल्हार जोशी नहीं संबंधित है, बल्कि इससे भीमराव अंबेडकर संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो गलत दिया है। ऑप्शन डी में है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, भीमराव अंबेडकर, तो ये सही है। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? खिलाफत जो आंदोलन है इसका नेतृत्व जो है बिहार से किसने किया था बोल रहा है। तो बिहार से किसने किया था? तो मजहर उल हक ने किया था। किसने? मजहर उल हक ने। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में हुआ था। और बिहार खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मजहर उल हक ने किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो जो नटाल कांग्रेस है इसका स्थापना 1894 में हुआ था। और 1904 में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना किया था? तब फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने। और एक है टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना इन्होंने जोहान्सबर्ग में कब किया था? तो 1910 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अगाती जो हवाई अड्डा है ये लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, किस दर्रा से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है वह स्थित है बराक नदी पर। किस नदी पर? बराक नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वह स्थित है गंगा नदी पर, और 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट,
बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों की बौछार वाली वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः कौन सा है? तो फलों की जो बौछार है उससे लाभान्वित राज्य मुख्य रूप से है वो केरल है। एक होता है कॉफी वर्षा, तो इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी वर्षा से तो कर्नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों को विचार करना है कि कौन इसमें गलत दिया है और कौन सही दिया है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संसद मतलब सॉइल प्रोफाइल की नहीं पाया जाता है, तो ये सही है। बी में है, 2 में है, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां का घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार को कहा जाता है। नेक्स्ट, मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? तो एक गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट, भारत में पशु गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने साल पर? तो 5 सालों पर इसका आयोजन होता है और प्रथम बार भारत में पशु गणना 1919 में हुई थी शुरुआत, उसी साल से 5 वर्षों पर होता है। लेकिन अगर पूछेगा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी और हाल ही में स्वतंत्रता के बाद 21वां पशु गणना हुआ है, 21वें क्रम का हुआ है, जो कब हुआ है? तो 2022 में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पश्मीना ऊन प्राप्त किए जाते हैं। पश्मीना जो ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से प्राप्त किया जाता है। जो एक अंगोरा ऊन है, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और यह जो ऊन है सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है ऊन उत्पादन में? तो राजस्थान है। नेक्स्ट, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ते अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन से है? तो सुसीमा की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए में है करनारी जलधारा। करनारी जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा ये भी अटलांटिक महासागर की है और यह गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, दस्ते कबीर तथा दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ये ईरान में स्थित है। और एक ऑप्शन डी में दिया है सोमालिया। सोमालिया में कौन सा मरुस्थल है? तो सोमाली है। चीन में कौन सा है? तो तकलामाकन चीन में मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट, सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट, पाखु पीला किस राज्य का लोक नृत्य है? पाखु पीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? तो जो उषा मेहता है ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। और एक जो है हंसा मेहता जो है वो संविधान सभा की सदस्य थी। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय क्या है? तो शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के नागरिकों को ओसीआई में शामिल ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है? तो किस देश के नागरिक को शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश दिया है, लेकिन हमें लगता है कि ये गलत दिया है क्योंकि शायद सी ऑप्शन होगा, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो सहकारी समिति का गठन करना स्वतंत्रता का अधिकार है। और सहकारी समिति का गठन कब हुआ था? तो इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसे गठन किया गया था। और यह किस अनुच्छेद में है? तो सहकारी संस्था जो है अनुच्छेद 43 के ख में है। और भाग पूछेगा तो भाग 4 में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सा शामिल है? मतलब जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों की, तो उनकी ये कौन सी शक्ति शामिल है? तो इसमें उनकी कार्यपालिका की शक्ति शामिल है। अनुच्छेद जो 53 के 1 है उसके तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और विधायी शक्ति ऑप्शन ए में क्या दिया है? विधायी है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है? वित्तीय शक्ति। जो वित्तीय शक्ति किस में है राष्ट्रपति का? तो अनुच्छेद 360 में है। न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 132 में जो उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है वो किस लिए करता है? तो वो करता है अपीलीय अधिकारिता के लिए करता है। किसके लिए? अपीलीय अधिकारिता के लिए। अनुच्छेद 131 है। अनुच्छेद 131 के तहत क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय में आरंभिक अधिकार प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 131 के तहत। और जो अनुच्छेद 143 में उसमें क्या है? तो सलाहकारी अधिकारिता है अनुच्छेद 143 में। और जो रीट है वो अनुच्छेद 32 में है उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की प्रावधान किस देश में गृहीत किया गया है? ते अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से गृहीत किया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से व्यापार और वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस राज्य में लागू नहीं है? तो मिजोरम में लागू नहीं है। बाकी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू है और असम में भी लागू है। किस किस में लागू नहीं है पूछ रहा है। तो किस किस में लागू नहीं है? तो एक तो मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया और नागालैंड। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक नगर निकाय व्यवस्था लागू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में नगर निकाय लागू नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसमें कौन सी है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? 89 का क्या हो जाएगा? तो जो समाजवादी पार्टी है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और वर्तमान में 3 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया है और एक नई राष्ट्रीय पार्टी शामिल है वो आम आदमी पार्टी। और इसमें ये क्वेश्चन मान लीजिएगा कि तब से गलत है इसलिए, लेकिन अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का अभी दर्जा भी है। लेकिन वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। वो कौन कौन है तो उसको मैं बता रहा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एक बहुजन समाज पार्टी है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है और उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी। तो ये 6 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। और 3 जो राष्ट्रीय पार्टी है उनको राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। कौन कौन? तो एक तृणमूल कांग्रेस जो ऑप्शन डी में दिया है और एक है राष्ट्रवादी समाज पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन है? तो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसको भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। ये दोनों हो गया। और जो एक है कौन? तो टीएमसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये तीनों को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से दर्जा छीन लिया गया है। नेक्स्ट, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? जो लोकपाल होते हैं इनके सदस्य बनने के लिए इनका जो आयु होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन डी में कितना दिया है? रुक जाइए, हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। लोकपाल बनने के लिए उम्र जो चाहिए वो 45 वर्ष चाहिए। विधानसभा के लिए या संसद के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो बैठक की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 350 के बी में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया है? तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट 288 है, कर्नाटक में 230। ये गलत दिया है क्योंकि कर्नाटक में कितना विधानसभा की सीट है? तो 225 है। राजस्थान में 200 है, गुजरात में 182 है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फटकार लगा दी, मतलब इसको निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट, और इसी में 100वां संविधान संशोधन है। 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत क्या हुआ था? तब बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण हुआ था। ऑप्शन बी में है 102वां संविधान संशोधन 2018। इसके तहत क्या होता? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको अनुच्छेद 338 के ख के तहत कुछ छूटें दी गई हैं।
और जो ये मैथ है इसको आप बना लीजिएगा। मैं क्वेश्चन इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इसका आंसर जो है इसका भी सी हो जाएगा। और इधर इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा मस्ट भास्ट नहीं है, इसका 1100 हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा 99 का क्या हो जाएगा, तो 325 हो जाएगा। ऑप्शन सही का कितना दिया है, सही का जो है ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट दरोगा का वो भी आएगा आपके लिए, वो भी लगा लीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और वीडियो बनाने में कुछ भी दिक्कत हो रहा है, मतलब कुछ भी फॉल्ट है वीडियो में, तो कमेंट करिए ताकि मैं सुधार कर सकूँ। थैंक दोस्तों।